आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि भारत सरकार सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ वक्फ बोर्ड अधिनियम में बदलाव लाना चाहती है। इसे संसद में पेश किया गया था, लेकिन स्पीकर ने इसे जेपीसी को भेजने का फैसला किया और हमने इसका स्वागत किया। हम इसे मजबूत करना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड, हम उनकी जमीन की रक्षा करना चाहते हैं। कुछ भ्रष्ट और सांप्रदायिक लोग वक्फ बोर्ड के नाम पर आम लोगों को परेशान करना चाहते हैं। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पार्टी के लोगों ने कई जमीनों पर कब्जा कर लिया है। करना चाहते हैं वक्फ बोर्ड के नाम पर कुछ लोग, जो करप्ट लोग, जो कम्युनल लोग, जो कुछ वक्फ बोर्ड के नाम पर अलग अलग इनोसेंट को सताने वाले हैं। किसानों का लैंड्स भी वक्फ बोर्ड के नाम पर लिखकर उनको बुला के पैसे लेकर फिर हटा रहे। अलग अलग सिटीज में ऐसे हर शहर में जो लिटिगेशन नहीं है, ऐसा कोई शहर भी नहीं है। सभी जगह जो वक्फ बोर्ड कमेटी के अंदर जितने भी लोग आए, उसमें बड़े बड़े लोग वक्फ बोर्ड के नाम पर लोगों को सताना, करोड़ों करोड़ रुपए वसूल करना, ये बहुत सालों से चल रहे। मेरा शहर हैदराबाद में अगर देखे तो हैदराबाद में जो असदुद्दीन ओवैसी का पार्टी MIM पार्टी के लोग बहुत जगह वक्फ बोर्ड लैंड को कब्जा किया है। उसमें अलग अलग जगह BRS के कार्यकारी अध्यक्ष KT रामाराव ने मुख्यमंत्री A रेवंत रेड्डी पर विपक्षी नेताओं और अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के फोन टैप करने का आरोप लगाया। रामाराव ने रेवंत रेड्डी को चुनौती दी है कि वह कैमरे पर झूठ पकड़ने वाली जांच करवाकर साबित करे कि वह फोन टैपिंग में शामिल नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया, रेवंत रेड्डी सरकार न केवल मंत्रियों बल्कि अपनी पार्टी के नेताओं को फोन भी टैप करवा रही है। अगर रेवंत रेड्डी में हिम्मत है तो वह मेरे साथ सार्वजनिक झूठ पकड़ने वाली जांच करवाए और खुलेआम घोषणा करे कि वह मंत्रियों या विपक्षी सदस्यों के फोन टैप करने में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी को 50 लाख रुपए से भरा बैग पकड़ा गया था, जिसका उद्देश्य वोट फॉर नोट मामले में एक विधायक को खरीदना था। रामाराव ने कहा, अनैतिक कार्यों के ऐसे रिकॉर्ड वाला कोई व्यक्ति हमारे खिलाफ कैसे बोल सकता है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि वो अपने कार्यकाल के पहले 100 दिनों में प्रमुख वादों और गारंटियों को पूरा करने में विफल रही है। रामाराव ने सवाल किया कि दिल्ली में न्याय, समानता और संविधान की बात करने वाले AICC नेता राहुल गांधी तेलंगाना में हाशिए पर पड़े समुदायों के खिलाफ कांग्रेस सरकार की कार्रवाई पर चुप क्यों हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट, जिसमें मुख्य न्यायाधीश अलोक आराधे और न्यायमूर्ति J श्रीनिवास राव शामिल हैं, हैड्रा के अधिकार को बढ़ाने वाले हाल का अध्यादेश को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका के जवाब में राज्य के शीर्ष अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं। ये जनहित याचिका पूर्व पार्षद मंची रेड्डी प्रशांत कुमार रेड्डी द्वारा दायर की गई थी, जो 2024 के तेलंगाना अध्यादेश संख्या 4 को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं, जो GHMC क्षेत्र अधिकार के भीतर सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा के लिए हाइड्रा की शक्तियों का विस्तार करता है। 3 अक्टूबर 2024 को प्रख्यापित और तेलंगाना राजपत्र में प्रकाशित अध्यादेश खंड 384B को जोड़कर GHMC अधिनियम 1955 में संशोधन करता है। संशोधन हाइड्रा को झीलों, नालों, सार्वजनिक सड़कों, जल निकायों, खुले स्थानों और पार्कों जैसी सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा और देखरेख करने का अधिकार देता है। साथ ही एजेंसी को अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का अधिकार भी देता है। याचिकाकर्ता पूर्व BRS विधायक मांची रेड्डी किशन रेड्डी ने अध्यादेश को अंतरिम तौर पर निलंबित करने की मांग की है। उनका तर्क है कि प्रमुख प्रशासनिक शक्तियों को असंगत रूप से ट्रांसफर करता है। अदालत ने मुख्य सचिव, सरकार के कानूनी मामलों, विधायिकी मामलों और न्याय सचिव और नगर प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को 3 सप्ताह के भीतर नोटिस पर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने का निर्देश दिया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के चुनावी पारी का आगाज हो गया है। उन्होंने हाल ही में वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन भर दिया। गौरतलब है कि बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के वायनाड और यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी। हालांकि उन्होंने बाद में रायबरेली की सीट अपने पास बरकरार रखी और वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। इस उपचुनाव में राहुल गांधी के बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दावेदारी पेश की है। अब यहाँ उपचुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने वहां के लोगों के लिए एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इस चिट्ठी में वायनाड के लोगों को अपना मार्गदर्शक और शिक्षक बताया। इस चिट्ठी को मलयालम और अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। प्रियंका गांधी ने अपनी चिट्ठी में लिखा, वायनाड के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपके जनप्रतिनिधि के तौर पर मेरी इस यात्रा में आप लोग मेरे मार्गदर्शक और शिक्षक हैं।
लोकतंत्र, न्याय, संविधान और प्रतिष्ठापित मूल्यों के लिए लड़ना मेरे जीवन का लक्ष्य है। यदि आप मुझे अपना सांसद बनाना चुनते हैं तो मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। बता दें कि प्रियंका गांधी ने 23 अक्टूबर को वायनाड सीट से नामांकन दाखिल किया था। इस दौरान उनके साथ उनकी मां सोनिया गांधी, भाई राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई अन्य नेता मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने अपने भाई राहुल गांधी के साथ एक रोड शो भी किया था। केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी केंद्र में एनडीए सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। चन्नपटना उपचुनाव के लिए अपने बेटे निखिल कुमारस्वामी द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के हाथ मजबूत करने के लिए जेडीएस के टिकट पर एनडीए उम्मीदवार के तौर पर निखिल को मैदान में उतारा गया है। कुमारस्वामी ने कहा, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि निखिल की उम्मीदवारी एक पूर्ण नियोजित कदम था, लेकिन हमने उम्मीदवार को अंतिम रूप देने के लिए कई बैठकें की थी। कांग्रेस और उसके सहयोगी ने केंद्र में एनडीए सरकार को अस्थिर करने की साजिश रच रही है। इससे पहले बेंगलुरु ग्रामीण के पूर्व सांसद डीके सुरेश ने आरोप लगाया कि कुमारस्वामी एक अनुभवी राजनेता हैं और उन्होंने अपने बेटे निखिल को एनडीए उम्मीदवार बनाने के लिए एक गेम प्लान बनाया था। इस बीच उप मुख्यमंत्री और केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार द्वारा क्षेत्र में पूर्व द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानकारी मांगे जाने के बाद कुमारस्वामी ने विधायक के रूप में चन्नपटना में अपने योगदान को सूचीबद्ध किया। एक सार्वजनिक रैली में कुमारस्वामी ने मुसलमानों से अपील की, जिन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव में उनका समर्थन किया था, कि वे इस बार उनके बेटे निखिल का समर्थन करें। उन्होंने मुसलमानों से अपील की, कांग्रेस के बहकावे में न आए। जेडीएस ने हमेशा आपके हितों की रक्षा की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को एक पत्र लिखकर श्रीलंका की जेलों में बंद तमिलनाडु के 128 मछुआरों और 199 मछली पकड़ने वाली नौकाओं की रिहाई के लिए तत्काल राजनयिक हस्तक्षेप का आग्रह किया है। यह अनुरोध समुद्री सीमा के पास मछली पकड़ते समय भारतीय मछुआरों को बार बार पकड़े जाने की घटनाओं पर बढ़ती चिंताओं के बीच आया है। हाल ही में 23 अक्टूबर को एक घटना में तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के रामेश्वरम में 16 मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने हिरासत में ले लिया था। ये मछुआरे कथित तौर पर नेदुनथीव क्षेत्र में मछली पकड़ रहे थे, जब उन्होंने कथित तौर पर समुद्री सीमा पार कर ली, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बार बार होने वाली गिरफ्तारियों ने मछुआरों और उनके परिवारों के लिए संकट पैदा कर दिया है, जो मछली पकड़ने को अपनी आजीविका के प्राथमिक स्रोत के रूप में मानते हैं। मुख्यमंत्री स्टालिन ने पत्र में तमिल मछुआरों पर चल रहे तनाव और भविष्य में हिरासत में लिए जाने को रोकने के लिए राजनयिक उपायों की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है। विजय की टीवीके के उद्घाटन राजनीतिक सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जहां टीवीके के अध्यक्ष विजय अपनी पार्टी के राजनीतिक दृष्टिकोण और रणनीतिक रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। इस भव्य कार्यक्रम के लिए तैयारियों जोरों पर है, जिसमें तमिलनाडु भर से समर्थकों के आने की उम्मीद है। कार्यस्थल पर कामराज, पेरियार, अंबेडकर और वेलु नचियार जैसे प्रभावशाली सामाजिक और राजनीतिक हस्तियों के बड़े कटआउट लगे हुए हैं, जो सामाजिक न्याय, सशक्ति और प्रगति के मूल्यों को बनाए रखने के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह इशारा राज्य के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने को आकार देने वाले नेताओं के प्रति टीवीके की श्रद्धा को दर्शाता है। अपने समर्थकों को लिखे पत्र में विजय ने सुरक्षा पर जोर देते हुए उन्हें बड़ी संख्या में सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। विजय ने एक अनुशासित और जिम्मेदार सभा का आग्रह करते हुए लिखा, आपकी उपस्थिति हमारी यात्रा को मजबूत करेगी, लेकिन मैं सभी से सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह करता हूं, क्योंकि हम इस नए राजनीतिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए एक साथ आ रहे हैं। तेलुगु देशम पार्टी ने आज अपने यहाँ सदस्यता अभियान शुरू किया और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू 100 रुपये देकर सदस्य बने। नायडू के बाद टीडीपी आंध्र प्रदेश इकाई के अध्यक्ष पल्ला श्रीनिवास राव ने सदस्यता ग्रहण की। टीडीपी सूत्रों के मुताबिक पार्टी के सदस्य 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा कवर के पात्र हैं। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।